यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों क्लास 12 फिजिक्स में प्रकाशिकी में इससे पहले जो हम कुछ डेरिवेशन कराए थे और महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताए थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेखीय आवर्धन है। आज हम सब जानेंगे कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं और इस रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो इसके पहले के फिगर में हमने बताया था कि जब भी किसी लेंस से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वे जहां मिलती हैं वहां उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं, तो सीधे हम कह सकते हैं कि किसी भी लेंस का जो रेखीय आवर्धन होता है वह उस लेंस से स्मॉल u दूरी पे रखी जो वस्तु की लंबाई होती है और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है जो कि लेंस से स्मॉल v दूरी पर स्थित होता है उसकी लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, अगर इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या है, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये रेखीय आवर्धन की परिभाषा हो जाती है कि रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं, तो सीधे बताएंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब जैसे अगर हम मान लेते हैं यदि वस्तु o डैश जो कि लेंस से स्मॉल u दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब लेंस से स्मॉल v दूरी पर बनता है, जिसकी लंबाई आई डैश है। इसमें बताया गया कि यदि मान लेते हैं कि वस्तु जो है o डैश है, ठीक, जो कि लेंस से स्मॉल u दूरी पर क्या है, स्थित है। अब जिसका प्रतिबिंब जो है लेंस से स्मॉल v दूरी पर बनता है, जिसकी लंबाई क्या है, आई डैश है। अगर चित्र के माध्यम से समझना चाहे तो रफली हम समझ सकते हैं कि जैसे ये हम एक उत्तल लेंस ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। यहाँ पे एक वस्तु है जिसे हम AB मान लेते हैं। वस्तु से पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो हमारी है वो प्रकाश के केंद्र से सीधे चली जाती है, ये द्वितीय फोकस जब हो जाएगा। अब AB न मान के इसको o डैश मान लेंगे वस्तु की लंबाई हम। अब जहां दोनों अपवर्तित किरणें, तो प्रकाश के बाद अपवर्तित किरणें दोनों जहां काटती हैं, इसको हम मान लेते हैं I डैश और मुख्य अक्ष के सापेक्ष इसकी जो लंबाई हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी आई डैश। तो हम चित्र में अभी देख रहे हैं कि o डैश एक वस्तु हमारी है जो कि लेंस को स्मॉल कैपिटल L मान सकते हैं और लेंस से कितनी दूरी पे वस्तु को रखा गया, तो स्मॉल u दूरी पे रखा गया है। और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो स्मॉल v दूरी है। ठीक, तो हमने देखा कि चित्र में जो है लेंस से
स्मॉल यू दूरी पे एक वस्तु को रखा गया है, उस वस्तु की लंबाई क्या है, तो ओ डैश है। ठीक, अब ओ डैश से प्रकाश की दो किरणें निकलती हैं। पहली जो प्रकाश की किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर होती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी जो प्रकाश की किरण दिखाई गई है वो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, जिसको हम सी मान लेते हैं, और वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे अपवर्तित हो जाती है। क्योंकि प्रकाश किरणों के गुण में बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तो वह अपने मार्ग से अपवर्तन के पश्चात विचलित नहीं होती, सीधे चली जाती है। तो हमने देखा दोनों अपवर्तित जो किरणें हमारी हैं वो आई डैश पे काटती हैं। तो हम देखते हैं कि आई और आई डैश जो हमारा वो वस्तु ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक, और कितनी दूरी पे बन रहा है, तो लेंस से स्मॉल भी दूरी पर बन रहा है। ठीक, तो वही हमने लिखा है कि यदि वस्तु ओ डैश जो कि लेंस से स्मॉल यू दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब लेंस से स्मॉल भी दूरी पर बनता है, जिसकी लंबाई आई डैश है। ठीक, तो जो रेखीय आवर्धन होता है, तो रेखीय आवर्धन स्मॉल यम इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम आई डैश बटे ओ डैश। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो रेखीय आवर्धन हमारा होगा वो स्मॉल यम इक्वल टू हो जाएगा आई डैश अपान ओ डैश, जहां आई डैश जो हमारा वो प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ डैश हमारा जो है वस्तु की लंबाई है, और ऊपर परिभाषा में लिखा गया है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, अब अगर यूवी के संबंध में अगर हम रेखीय आवर्धन को परिभाषित करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि जो कि ऊपर लिखा गया हम यही समझ सकते हैं कि यदि वस्तु लेंस से स्मॉल यू दूरी पे स्थित हो तथा इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से स्मॉल भी दूरी पर बने, ठीक, तो रेखीय जो आवर्धन होता है वो स्मॉल यम बराबर हो जाएगा स्मॉल भी अपॉन यू, क्या हो जाएगा, भी अपॉन यू हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम दोनों को एक ही पद में लिखना चाहें तो दोनों का संबंध क्या हो जाएगा हमारा, रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू भी अपॉन यू, ये हो जाएगा हमारा क्या, रेखीय आवर्धन हो जाएगा। ठीक, अब आवश्यकता अनुसार जब भी हमको आवश्यकता होगी हम इनके चिन्हों को जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, चिन्ह परिपाटी के विषय में भी आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, उसमें आपको बताया गया था कि जब भी हम इसमें भौतिक राशियों को लिखेंगे तो हम उनको चिन्ह के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया था कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर मतलब बाईं तरफ मापी गई जितनी भी दूरियां होंगी वो सब ऋणात्मक ली जाएंगी। लेंस से दाएं तरफ मापी गई समस्त दूरियां क्या होंगी, धनात्मक ली जाएंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां ली जाएंगी सब धनात्मक रहेंगी, और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरियां ली जाएंगी वो क्या रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी। ठीक, अब अगर हम इसमें चिन्ह का उपयोग करें और मान लेते हैं कि वस्तु की लंबाई हमारी क्या है, y1 है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, y2 है। ठीक, और लेंस से वस्तु की दूरी स्मॉल u है तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है, तो जो रेखीय आवर्धन हमारा होगा हम उसको लिख सकते हैं यम इक्वल टू, अगर हम इसको y1 माने हैं तो ये हो जाएगा हमारा y1 अपॉन, पहले प्रतिबिंब की लंबाई रहेगी तो इसको अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई y2 माने हैं तो माइनस y2 हो जाएगा, अपॉन वस्तु की लंबाई हमारा y1 हो जाएगा इक्वल टू, अब प्रतिबिंब की दूरी जो हमारी है वो भी हो जाएगी क्योंकि लेंस से दाईं ओर है, धनात्मक होगी, और वस्तु की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस यू, क्योंकि लेंस की क्या है, बाईं ओर है। अब अगर इसको हम सरल करते हैं तो यम इक्वल टू माइनस y2 अपॉन y1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस v अपॉन यू हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो दैट निकला जाएगा यम इक्वल टू y2 अपॉन y1 इक्वल टू v अपॉन यू। यही जो यहाँ पे रेखीय आवर्धन आया है इसी को यहाँ पे
ये लिखा गया। इसका मतलब कि आवश्यकता पड़ने के अनुसार जब हम चिन्हों का उपयोग करेंगे तो रेखीय आवर्धन के फार्मूलों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो लेंस की क्षमता है। ठीक, तो अब लेंस की क्षमता किसे कहते हैं पहले हम इसको ये जानेंगे। और पिछली कक्षा में हाई स्कूल में भी जो है लेंस की क्षमता के विषय में बताया गया था। उसमें बताया गया था कि किसी भी लेंस की, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, उसकी क्षमता होती क्या है। तो हम जानते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक, और यदि लेंस की फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए तो उसका जो व्युत्क्रम होता है या उसका जो प्रतिलोम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं सीधे कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो इसकी कई तरह से हम परिभाषा बता सकते हैं कि किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वह उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है या व्युत्क्रम होती है। ठीक, तो इसमें हमने लिखा कि लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, बशर्ते यहाँ पे जो फोकस दूरी ली जाएगी वो मीटर में ली जाएगी। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि माना लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ मीटर है तो लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f मीटर ये होती है। ये अब इसमें हमने मान लिया कि माना लेंस की जो फोकस दूरी हमारी है वो स्मॉल एफ मीटर है, और जहां स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी है, चाहे वो उत्तल लेंस की बात की जाए चाहे वो अवतल लेंस की बात की जाए। ठीक, तो लेंस की जो क्षमता होगी जिसको हम किससे दर्शाते हैं, P से। इसका मतलब लेंस की क्षमता का सिंबल क्या होता है, तो P होता है, और वो P का जो मान होता है हमारा वो 1/f क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है इसको हम डायोप्टर कहते हैं, जिसको कैपिटल D से दर्शाते हैं। सुना है, तो इसका मतलब कि P बराबर 1/f मीटर का है, या इसको क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या है, तो सीधे बताना, किसी लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, P होता है, और मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब अगर हम इसमें एक सवाल देखें कि उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम ये भी ध्यान दे देंगे कि अगर मान लीजिए उत्तल या अवतल लेंस के विषय में हमको बताया गया तब तो ठीक है। मान लीजिए उत्तल अवतल लेंस के विषय में हमें नहीं बताया गया है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमने यहाँ पे देखा कि जो फोकस दूरी हमारी दी गई है वो 20 सेंटीमीटर जो कि धनात्मक है। इसका मतलब किसकी फोकस दूरी है, ये उत्तल लेंस की। अगर अवतल की होती तो क्या होती, ऋणात्मक होती। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमने देखा कि जो लेंस की फोकस दूरी हमारी यह है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और जब भी लेंस की क्षमता का अध्ययन हम करेंगे तो जो सेंटीमीटर में दिया गया उसको हम मीटर में करेंगे। क्यों, क्योंकि लेंस की क्षमता हम तभी निकाल सकते हैं
जब फोकस दूरी का मान किस में दिया जाए, मीटर में दिया जाए। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, हम इसको लिख सकते हैं 20 और बटे 100 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ये हमारा सूत्र होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। अब अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 20 से 20 पंचे 100, इसका मतलब बराबर 1/5 मीटर आ गया। तो हमने देखा कि लेंस की जो फोकस दूरी थी हमारी वो 20 सेंटीमीटर थी, जिसका मान हमने जब निकाला मीटर के पदों में तो 1/5 क्या आया, मीटर आया। अब हम इस लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं, इसलिए लेंस की क्षमता P = 1/f मीटर। ठीक, P = 1/f मीटर और इक्वल टू हो जाएगा 1/5। और जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो बराबर हो जाएगा 5 डायोप्टर। इसका मतलब जो लेंस की क्षमता P हमारी आई वो कितना है, 5 डायोप्टर आ गई। ठीक, अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हमने देखा इसमें जो लेंस की क्षमता P का मान हमारा आया वो कितना आया, 5 डायोप्टर आ गया। तो आप सब जो है देखिए आवर्धन कंडीशन जो बताया गया उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, लेंस की क्षमता को रिपीट कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और या तो परिभाषा पूछी जाएगी या तो लेंस की क्षमता के ऊपर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक, तो आप लेंस की क्षमता के जो भी न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं आप उनको इस विधि से लगाइएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप उसको यूट्यूब पे कमेंट के साथ ऐसे पूछेगा, जिसका निस्तारण अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।